दोस्तों आज हम देख रहे हैं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक पेपर 2023-24 का जो नए पैटर्न पे आधारित है। पैटर्न में आपको बता देता हूँ कैसा पैटर्न रहेगा ये। इसमें आपको देखिए टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे 10। 10 जो है आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ऑप्शंस रहेंगे। इसके अलावा 17 क्वेश्चन 1 नंबर के मिलेंगे। 17 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन 1 नंबर के मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, जो कि अति लघुत्तरात्मक रहेंगे। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे उसकी संख्या रहेगी 11 और ये 2 नंबर के होंगे, 2 अंक के होंगे। और इसके बाद जो प्रश्न बनेगा आपका 4 प्रश्न बनेगा, जो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये जो है 3-3 अंक के रहेंगे, ठीक है। 3 मार्क के ये रहेंगे। और आपको 4 प्रश्न के बाद में एक प्रश्न और देखने को मिलेगा, ये आपका 4 अंक का रहेगा। और इसके बाद एक प्रश्न और देखने को मिलेगा आपको, जो टोटल 5 अंक का रहेगा। तो ये है आपका पैटर्न। टोटल क्वेश्चन देखेंगे, आप गिनेंगे टोटल बनेंगे कितने क्वेश्चन, 7 और एक 8, 8 और 4 12, 13 और 14, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 और एक हासिल का 4, 44 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं इस पेपर में। मार्क्स मैंने बता दिए, 10 जो है एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। ये भी 1 नंबर के रहेंगे, ये भी 1 मार्क का रहेगा। तो 1 मार्क के एमसीक्यू मिलेंगे, 1 नंबर के आपको लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे, 2 नंबर के प्रश्न लिखने वाले 11 मिलेंगे और 4 प्रश्न आपको 3 नंबर के मिलेंगे, 1 प्रश्न 4 नंबर का मिलेगा, 1 प्रश्न 5 नंबर का मिलेगा। ये आपका नया पैटर्न। आपके सभी जिलों के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं और मैंने बहुत सारे जो जिले हैं उनके अपलोड कर दिए हैं और जो बचे हुए जिले हैं उनके भी अपलोड किए जा रहे हैं। अपने टाइम टेबल को नोट कर ले। आपका पेपर 11 दिसंबर से शुरू होकर के 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और यहाँ से जो प्रश्न आप जो अर्धवार्षिक का ये पेपर देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपके 2024 परीक्षा में भी आएंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 आप देने जा रहे हैं, मार्च में आपका पेपर होगा। 2024 में प्रश्न आएंगे यहाँ से, ठीक है। और 100% बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी पेपर बता रहा हूँ उसमें से आएंगे ही आएंगे प्रश्न। तो सभी प्रश्न पत्रों को जब पढ़ते हैं आप तो बड़े ध्यान से पढ़ें। तो ये हो गया पैटर्न। 44 प्रश्न आपको इस श्रृंखला में देखने को मिलेगा। पहला जो है आपका 5 प्रश्न एमसीक्यू के, फिर दूसरे 5 प्रश्न एमसीक्यू के, 10 प्रश्न एमसीक्यू के मिलेंगे, फिर 17 प्रश्न एक एक नंबर के मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, नए पैटर्न पे आधारित मैंने सामाजिक विज्ञान का जो नया पैटर्न है उसको उत्तर सहित आपको कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है पेपर दे दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है और आई बटन भी आएगा, उस पर भी प्लेलिस्ट है। आई बटन, अब जैसे वीडियो स्टार्ट करोगे आपको आई बटन मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। सामाजिक विज्ञान का पेपर आप देख सकते हो और जो विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है, ये भी मैंने नए पैटर्न पे जैसा आएगा वैसा आपको बता दिया है, 23-24 का, ठीक है। उत्तर सही थे ये भी। तो साइंस का, सामाजिक विज्ञान का और हिंदी का ये सारे प्रश्न पत्र अवेलेबल हैं, इनको आप चेक कर लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें जो है एक गद्यांश है जो आपको पढ़ा हुआ नहीं है। अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। पूरी प्रकृति जो है ये एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, यानी कि प्रतिदिन जो है सूर्य एक ही दिशा में उगता है, तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है, यानी कि सूर्य भी अनुशासन को फॉलो करता है। चंद्रमा, तारे, बादल, सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। यह निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उसके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है।
जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है। पहला आत्म अनुशासन और दूसरा बाह्य अनुशासन। आत्म अनुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है, और दूसरी ओर बाह्य अनुशासन स्वयं के अलावा, जो दूसरी ओर है, जो बाह्य अनुशासन क्या है, स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर के दबाव में जो है हम बाह्य अनुशासन सीखते हैं। स्वयं अनुशासन जो है वो हमारी आत्मा से निकलती है। क्योंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है उस वे उसके जीवन के स्थायी मूल्य बन जाते हैं। तो इस तरह का ये पैराग्राफ आपने देखा, समझ लिया होगा पैराग्राफ कैसा है। अब इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। अभी हमने पढ़ा तो पूरा का पूरा समझ में आया कि ये शीर्षक जो बता रहा है ये बता रहा है कि अनुशासन का महत्व क्या होता है, ये हमें बताया गया है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अनुशासन कितने प्रकार का होता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि अनुशासन जो है एक आत्म अनुशासन होता है और एक बाह्य अनुशासन होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसे पूछा गया व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है। व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल कौन सा है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो सघन साधना काल है। अभी अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। तो विद्यार्थी जीवन जो है इसमें सही आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया अनुशासन के प्रमाण हैं। अनुशासन के प्रमाण कौन से हैं? तो सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगता रहना या उगना रहना, ठीक है। और समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, यानी कि ज्वार भाटा आता है जो मतलब बहुत सारी लहरें उठती हैं लेकिन वो मर्यादित रहता है, किसी के घर को तबाह नहीं करता। वो अलग बात है, सुनामी वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ज्वार भाटा तो समुद्र में हमेशा आता रहता है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त तो ऑप्शन सारे सही है जो कि हमारे को प्रमाण देते हैं कि अनुशासन के ये सारे के सारे प्रमाण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? तो व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? तो प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरे के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का, या फिर अनुशासन का। तो हमने अभी पढ़ा पूरा पैराग्राफ अनुशासन के बारे में। तो व्यक्ति के जीवन में जिसका गहरा महत्व है वो है हमारा अनुशासन। अनुशासन का बहुत ही गहरा महत्व है। द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर अपठित काव्यांश है, कविता दी गई है। अभी हमने गद्यांश पढ़ा था, अब काव्यांश है ये। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश्य व किसका। लहराते वे खेत रगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रन त्रन से आंखों ही में घूमा करता, आंखों में ही घूमा करता है वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वरग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दुख मुही, बिटिया 2 दिन बाद आई मर, उजरी उसके सिवा किसे कब पास सुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इस तरह से ये कविता की पंक्तियां हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं। तो इस तरह की पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी आपके एग्जाम पेपर में। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है। ये अभी हमने काव्यांश जो पढ़ा ना, इसमें सारी चीजें देखोगे कि आंखों के ऊपर बचा हुआ है। सब कुछ आंखों के ऊपर बात हो रही है। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, ये सारे के सारे आंखों से ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे को इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक जो होगा वे आंखें। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है? अभी अभी हमने पढ़ा कि इसमें किसान की पीड़ा का वर्णन है। किसान जो है, किसान की बात हो रही थी, अभी हमने किसान का जिक्र भी किया था। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कारकुन का शाब्दिक अर्थ है। कारकुन जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारकुन का होता है जमींदार का कार्मिक। जमींदार का कार्मिक, कारकुन मतलब जमींदार का कार्मिक। तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंखों का तारा होना का तात्पर्य क्या है? सभी को अच्छी तरह से पता है, अत्यधिक प्यारा होना जो है आंखों का तारा होता है, अत्यधिक प्यारा या प्रिय। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया देख सकते हैं। 10वां पूछा गया काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? तो पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक जब आती है जब वो शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करना है तब। मतलब जो उसको शोषण हुआ है, उसको दबाया गया, उससे पहले जो वो सही था उसको याद करके जो है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये इस पैराग्राफ में भी देखने को मिला था, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एक एक अंक के प्रश्न रहेंगे जिनके हमें उत्तर लिखने होंगे। तो संधि एवं संयोग में क्या अंतर है? 1 नंबर का ये प्रश्न है, इसको बताना है हमें। तो संधि और संयोग में क्या अंतर है, ये हमें पहले बताना है। तो चलिए, सबसे पहले दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से पैदा हुए विकार को जो है हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से पैदा हुए विकार को हम संधि कहते हैं, तथा दो वर्णों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उसको संयोग कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से पैदा हुए विकार को संधि कहते हैं। यदि दो वर्ण मिलने पर कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उसे हम संयोग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया आपसे समास शब्द की परिभाषा लिखिए। समास शब्द की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को जो है हम समास कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो तिल का ताड़ बनाना यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखना है। आप जगे तो जग भला यानी कि जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छे होते हैं, ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आंसर हो जाएगा इसका कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर के भरी हुई थी। वह नेताजी के प्रति जो है अपार श्रद्धा रखता था। एक कहानी यह भी, रचना में मंडू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है? तो मन्नू भंडारी के साथ साथ जो है उसके पिताजी का व्यक्तित्व जो है वो उभर के आया है, जिसमें उसके पिताजी जो है कैसे दिखाई देते हैं? उनका जो है क्रोधी, शक्की और अहम भाव वाले जो है ये रहते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, बाकी आपको केवल बताना है कि उसके पिताजी का व्यक्तित्व उभर के आया है। सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? सुशीरवादों से अभिप्राय क्या है? तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को जो है सुशीर वाद्य कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है जल में रहने वाले कमल के पत्तों और जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यह जो है रामचरितमानस जो है सिया स्वयंवर में शिव धनुष भंग होने पर उचित क्रोध जो है परशुराम आ जाते हैं, तो ये रामचरित्र में बाल कांड से लिया गया है। क्या आंसर हो जाएगा? बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, किस कांड से लिया गया? बाल कांड से लिया गया है। 10वां प्रश्न अगला देखते हैं, इसमें 17 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। यहाँ क्या पूछा गया देख सकते हैं। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता में बादल जो है वो जो पीड़ित प्यासे जनों है ना, उनकी प्यास बुझाने और खुशकारी शक्ति के रूप में क्रांतिकारी पुरुष समाज को नव जीवन देने वाले कवि के रूप में जो है कवि के रूप में कवि की ओर संकेत करता है। माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसमें जो है माता द्वारा
तोता मैना कबूतर उड़ाने वाला खेल करके खाना खिलाना, ये बहुत अच्छा प्रसंग था। और सांप निकलने पर दौड़ करके माता के आंचल में चिपटना जो है प्रसंग में, मतलब इस पूरे पाठ में अच्छे प्रसंग है। ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र का की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो क्षेत्र यहाँ पे यूज किया गया है वो है सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। ठीक है। और उसके आगे के हिमालय का वर्णन इसमें किया गया है। गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो गिरजा कुमार माथुर की कोई दो रचनाएं कौन कौन सी हो सकती है आपको बताना है। कोई भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको बस वही रट के लिख देना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर आता है, आपको याद है, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रट लो और उसी को लिखो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। एक तो मंजीर है गिरजा कुमार माथुर की, आपको पता ही होगा मंजीर। और एक है नाश और निर्माण। तो ये दो ही आपको बता देनी है, बाकी आप अपनी मर्जी से और भी ले सकते हैं। संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? तो संगतकार कविता जो है किसके महत्व पर विचार करती है? यह कविता जो है मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। मुख्य गायक के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। भगंत आनंद कौशल्यान ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है? तो सभ्यता को कौशल्यान ने जो है किसका परिणाम माना है? तो ये जो है संस्कृति का परिणाम मानते हैं। सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं। रानी आए और नाक ना हो, पंक्ति में किसकी नाक ना होने की बात की गई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक की बात हो रही है। अगले किस विषय के विद्यार्थी रहे? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पे बताना है। तो अगले जो है विज्ञान के विद्यार्थी रहे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 अंकीय प्रश्न शुरू होते हैं। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? ये आपको बताना है कि हालदार साहब ने जब दूसरी बार मूर्ति देखी तो उनको क्या अंतर दिखाई दिया। तो उन्होंने जब देखा था मूर्ति, दूसरी बार जब उन्होंने मूर्ति देखा तो पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, अब जो है तार वाला फ्रेम गोल चश्मा है उसके ऊपर। पहले मोटे मतलब पहले क्या था, फ्रेम मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। ठीक है। और बाद में उन्होंने देखा कि उसमें अब फ्रेम वाला गोल चश्मा है, तो ये उनको अंतर दिखाई दिया। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? तो गोविंद भगत जो है कमजोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के लोगों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे, क्योंकि उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है लेखक ने सेकंड क्लास का जो टिकट लिया था, वो चाहता था लेखक की जो है भीड़ से बच करके जो है एकांत में नई कहानी लिखने और सोचने के लिए और प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए जो है उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, ये लखनवी अंदाज के अध्याय के आधार पर लिखिए। यहाँ पर ये प्रश्न गलत है। ठीक है ना, मिस्टेक है, ये ध्यान रखना है आप। तो ये आपको पाठ के आधार पर लिखना है, ये चौथा प्रश्न नहीं है, इसमें मिस्टेक है ये। अच्छा, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है? संक्षेप में लिखिए। काशी की क्या विशेषताएं हैं आपको बता देनी है। तो काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। काशी में अ, जो है हनुमान नृत्य विश्वनाथ हैं और बिस्मिल्लाह खान वहाँ के हैं। तो ये वहाँ पर जो है होली उत्सव, त्यौहार, संगीत और बहुत सारे जो है नौहा भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप विशेषताएं बता सकते हैं। सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है? सूरदास जी ने समानता ये बताई है कि जिस प्रकार कमल जल में कमल के पत्ते उसमें रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होते हैं, और इसी तरह से तेल की घघरी भी जो अगर जल में रख दे तो उसमें वो प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार उद्धव जो है कृष्ण के साथ रह कर के उसके प्रेम से दूर हैं, ये दिखाई देता है। तो ये समानता उन्होंने बताई है। दोहा नामक छंद के लक्षण आपको लिखना है। दोहा नामक छंद के लक्षण क्या होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है। दोहा में 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अंत में यति होती है। ठीक है, अंत में यति होती है। इसके बाद जो है आपका कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में आपको लिखना है। तो माँ जो है ये कहती है कि अपने सौंदर्य पे कभी अभिमान मत करना। ठीक है, क्योंकि सौंदर्य कभी स्थायी नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी कहती है कि खाना बनाने के लिए जो है आप जो भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें मतलब रसोई में रसोई जो है खाना बनाने के लिए है, ना कि किसी को जलाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अ, अगली बात और बताती है कि आभूषणों और वस्त्रों का जो है आकर्षण मत करना। ठीक है, क्योंकि ये स्त्री के जीवन के बंधन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अट नहीं कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखना है कि फाल्गुन ऋतु की जो सौंदर्य है वो कैसी रहती है। तो यहाँ पर जो है फाल्गुन मास में जो है सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, पूरा वातावरण जो है महकने लगता है, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगी तितलियाँ, भौरों के मधुर गुंजन सुनाई और दिखाई देते हैं। लाल हरे फूलों के पत्ते, सुंदर प्रकृति नई दुल्हन की तरह सज्जित लगती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जीवन व कृतित्व परिचय में लिखना है आपको संक्षेप में। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है उनकी कृतियां कौन कौन सी है। ठीक है, ये आप जो है आप संक्षेप में लिख देंगे। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है राम वृक्ष बेनपुरी का जीवन परिचय क्या होगा, ये भी आपको संक्षेप में लिखना है। तो कोई भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये देखिए आपको कवि अलग मिलेंगे और लेखक अलग मिलेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में संक्षेप में पूछा है, गिरजा कुमार माथुर अथवा में दिया गया है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो पार्ट है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये 3 अंकीय प्रश्न शुरू हो चुके हैं आपके यहाँ पे। अब ये 3 अंकीय प्रश्न जो है इसमें क्या करना है आपको, गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना। गद्यांश आपको अथवा भी मिलेगा, तो ये अथवा है, या तो आप ये करिए काशी वाला। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, होश संभालने के बाद से ही, है ना, ये वाला भी। तो ये कर लीजिए काशी वाला। तो काशी वाला तो आपको अच्छी तरह से पता है किस पार्ट से लिया गया। सबसे पहले तो आपको जब संदर्भ की बात करता है तो आपको इसमें प्रसंग लिखना पड़ता है कि भैया ये आपका जो काशी वाला जो चैप्टर है ये आपके नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। इसके लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, फिर व्याख्या कर दोगे, और व्याख्या के बाद में इसमें विशेष बताना है, विशेष जरूर बता दोगे, थोड़ा सा विशेष बताना जरूर है। लेखक ने जो है खान साहब के व्यक्तित्व में दो मजहबों को सम्मिलित रूप में जो है बताया हुआ है। जो भी विशेष आपको लगता है वो बता सकते हो, नहीं लिखोगे विशेष तो भी चल जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा जरूरत नहीं होती विशेष की। अथवा में जो आपको दिया गया है आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक ही करेंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, काशी वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है, हाँ सही है, ठीक है। और ये वाला जो होश संभालने के बाद से ही, ये वाला कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित आत्मकथ्य है। ठीक है ना, एक कहानी यह भी से लिया गया है ये वाला। तो इसके बारे में आप समझा दोगे। अगला जो है इसमें अब आपको पद्यांश दिया गया है। पहले अभी गद्यांश देखा था, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये वाला कहाँ से लिया गया है, तो ये वाला जो है तुलसीदास द्वारा रचित जो है राम लक्ष्मण संवाद से लिया गया ये पंक्तियाँ। ठीक है, इसकी फिर व्याख्या कर दोगे। और इसके अलावा इसका अथवा भी मिलेगा, अगर आप अथवा करना चाहते हो तो ये रहा अथवा, देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, ये वाला। ये कहाँ से लिया गया है, तो नागार्जुन का लिखा हुआ है ये। और कौन सा है ये आपका जो है फसल कविता है ना, उससे लिया गया है। इसका भी आप व्याख्या कर दोगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, अगला जो है इसमें अथवा पार्ट भी देखने को मिल रहा है आपको। नाना साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया है। 3 अंक के प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। ये 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। और गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, इसमें अथवा पाठ भी है आपका। उत्साह कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है।
अब जो है अगला प्रश्न, यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न, ठीक है। 4 अंक के प्रश्न में आपको जो दिया गया है वो देख सकते हैं कि आपको बताया गया है, आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ठीक है। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है, इसमें अथवा पाठ भी है। आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्तों, हार, मालाओं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपका नाम गौरव है, तो आप बता सकते हो, वो तो लिख दोगे श्रीमान महोदय प्रधानाचार्य, जो भी आपका विद्यालय है उसका नाम लिख दोगे, जगह का आप नाम लिख दोगे, क्योंकि इसमें कुछ जगह वगैरह दिया नहीं है आपको। फिर महोदय करते हुए आपको जो है ये लिख देना है, निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री का बहुत ही अभाव है, जिसकी वजह से हम सभी विद्यार्थियों को असुविधा हो रही है। वॉलीबॉल, नेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रैकेट पुरानी और टूटी-फूटी पड़ी हुई हैं, जो थोड़ी बहुत ठीक हैं वह स्टोर में रखी गई हैं, जिससे कभी नहीं देखा गया है। इस कारण विद्यार्थियों को खेल की गतिविधियों में जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये गतिविधियां ना के बराबर चल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि खेल संबंधी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए खेल सामग्री मंगवाने की कृपा करके हमें जो है आप अपना आ, वो दें, आशीर्वाद दें, या जो है हमारी मदद करें। और अतः आपसे प्रार्थना है कि खेल संबंधी कठिनाइयों को निवारण करने एवं खेल सामग्री मंगवाने की कृपा करें। और फिर आप लिख देंगे धन्यवाद करते हुए भवदीय, जो भी है आप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका। आपका अगर मित्र है, यहाँ पे दिया गया है आपसे, आपका मित्र जो है वो फूलों से बनी फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते और मालाएं, हार आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसकी सहायता के लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है। तो आप विज्ञापन में जो है एक तरह से इस तरह से बॉक्स बना दोगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाओगे विज्ञापन में, और विज्ञापन में जो है आप कोई भी अपना पुष्प भंडार लिख दोगे, पुष्प भंडार, कोई भी मान लीजिए नवीन, नवीन पुष्प भंडार मान लीजिए, ठीक है। मोटे अक्षरों में लिखोगे इसको, और इसके नीचे लिखोगे आप यहाँ पर सभी प्रकार के फूल से बने हार, गुलदस्ते एवं ताज़ा फूलों से बनी मालाएं उपलब्ध है, हर समय हर जगह पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था भी है। कृपया संपर्क करने हेतु मोबाइल नंबर आप डिट कर देंगे और एड्रेस लिख देंगे नीचे। बस ये हो जाएगा आपका विज्ञापन तैयार, ठीक है, 25 से 50 शब्दों में। इसमें अथवा में जो एक पार्ट दिया गया है, कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इस हेतु विज्ञापन बनाना है। तो यहाँ पे कला अंकुर संस्था, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप बॉक्स बना दोगे, उसमें लिखोगे आप कला अंकुर संस्था, क्योंकि आपका कला अंकुर है। तो कला अंकुर संस्था जो है आप लिख दोगे कैपिटल में, यहाँ पे कला अंकुर संस्था। और किसकी कला विधि के कुछ चित्र यानी पेंटिंग बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो हम बोल सकते हैं कला विधि मतलब ऑयल पेंटिंग होती है, तो ऑयल पेंटिंग की प्रदर्शनी या ऑयल चित्र की प्रदर्शनी, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे लिख देंगे कला विधि में ऑयल चित्रों की सुंदर प्रदर्शनी बिक्री हेतु रखी गई हैं, आप सभी इस कला प्रदर्शनी में सादर आमंत्रित हैं। आयोजक लिख करके नाम लिख देंगे, नीचे मोबाइल नंबर लिख देंगे, समय लिख देंगे, स्थान लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विज्ञापन। निम्नलिखित विषयों में से जो है आपको निबंध लिखना है, बहुत सारी जो है यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो राष्ट्रीय एकता के बारे में लिखना है, जिसमें प्रस्तावना राष्ट्र के लिए एकता आवश्यक, राष्ट्र के लिए बाधक तत्व, राष्ट्र के पोषक तत्व, उपसंहार, पर्यावरण प्रदूषण कारण यानी निवारण, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण निवारण के उपाय, उपसंहार, सड़क सुरक्षा के बारे में, सड़क सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, सड़क सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, सड़क सुरक्षा का उपाय क्या है, उपसंहार, मातृभाषा उसका महत्व और मातृभाषा का अर्थ, संबंध, महत्व और उपसंहार। तो ये है आपका पूरा का पूरा हिंदी का पेपर। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, इसको चेक कर लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।